एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज है शनिवार यानी सैटरडे और आज करने वाले हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे एक सेशन को। जो स्टूडेंट्स इस क्लास में नए हैं उनको बता दें, ये क्लास इंग्लिश में आपका पेनेशिया है। पेनेशिया समझते हैं ना, सब समस्याओं का इलाज। इस क्लास में आपसे आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकलता है। मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने रखूँगा, हर वर्ड को ब्रेक करता हुआ आपके सामने चलूँगा ताकि आप समझ पाएँ किस वर्ड की जगह कैसे बनी है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, और किस ग्रामर रूल को किस लॉजिक से लगाया गया है। तो इस तरीके से इंग्लिश में मैथ्स वाला लॉजिक आप फिट कर सकते हैं इस क्लास के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी सेंटेंसेस को उठाया गया है द हिंदू से। सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर अपने आप में कॉम्प्लेक्स है ताकि आप सीख भी अच्छे से पाएँ। शुरू करने से पहले जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है वाई टी ऐप का, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आपको मिलते हैं कोर्सेज पेड फॉर्म में, जैसे कि राइटिंग का कोर्स मिलता है। आपको इस कोर्स में लिखना सिखाया गया इंग्लिश में, बिल्कुल बेसिक से। फ़ायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। 60 to 70 आवर्स का एक कोर्स इन जो है टोटल में रहता है। 470 इसका प्राइस है। होली के चलते इस कोड के साथ में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग और एसएससी के कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं। बैंकिंग कॉम्बो में आपको बैंकिंग के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मेंस, क्लरिकल पीओ तैयार करवाए गए हैं बिल्कुल बेसिक से। आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। एसएससी कॉम्बो में एसएससी के सारे एग्जाम्स, प्रीलिम्स, मेंस ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है। इसका भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर मैसेज करें और टीम से व्हाट्सअप के थ्रू बात करें। चलिए, फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है आज का, ये सेंटेंस हमने पिछली क्लास में लास्ट में छोड़ा था, तो आज इस क्लास से इसको शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस कुछ ऐसा है, दिस वर्डिक्ट वॉज हेल्ड बाय देम हु वर स्केयर्ड अबाउट being a victim of rising crime and frequently demanded for harsher punishment for criminal activities। देखो, इस सेंटेंस में बहुत सारी एरर्स हैं, मल्टीपल एरर्स हैं। पहले इसको पढ़ लो, इसका मीनिंग निकाल लो, फिर स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे, वर्ड्स को ब्रेक करके देखेंगे, अपने आप एक एक एरर आपके सामने आने लगेगी। देखो, ये सेंटेंस यूँ कह रहा है कि ये जो वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट मतलब फैसला, कोर्ट का, किसी बड़ी अदालत का, कह रहा है इस वर्डिक्ट को हेल किया गया। हेल का मतलब होता है किसी चीज़ पे जय जयकार के नारे लगाना, किसी चीज़ को बड़े अच्छे से रिसीव करना, प्रशंसा करना, वेलकम करना, है ना। वेलकम की एक्सट्रीम फॉर्म है हेल करना। इस वर्डिक्ट को हेल किया गया, स्वागत किया गया बहुत अच्छे से उन लोगों के द्वारा, बाय देम, उन लोगों के द्वारा जो स्केर्ड थे, जो डरे हुए थे। स्केर्ड मतलब अफ्रेड। और किस बारे में भाई? ये लोग स्केर्ड थे इस बारे में, अबाउट एक विक्टिम होने के, एक शिकार होने के, और शिकार है बढ़ते हुए अपराध का, राइजिंग क्राइम का। और इन लोगों ने, वही लोग थे जो डिमांड भी करते थे, जो बार बार मांग भी करते थे, और किस चीज़ की? और ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट्स की, कड़ी पनिशमेंट आप समझते हैं ना, सज़ा की, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए। तो ऐसे लोग जो समाज में डरे हुए थे ना कि हम शिकार ना हो जाएं बढ़ते हुए क्राइम का, और जो लोग डिमांड कर रहे थे सरकार से कि ज़्यादा पनिशमेंट लगाओ, कड़ी सज़ा दो बुरे कामों की, इन लोगों ने कोर्ट के इस वर्डिक्ट को हेल किया। पैसिव वॉइस में वॉज हेल्ड। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? ये बेसिक आपको इतना आना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो इंग्लिश में सेंटेंसेस का, तो सारी ग्रामर एक तरफ, आपका पेपर एक तरफ। समझ रहे हो ना इस बात को? तो पहले रीडिंग जो है, सबसे पहला आपका जो है टास्क होता है इंग्लिश में, रीडिंग को दुरुस्त करना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं और देखें कहाँ कहाँ इसमें एरर्स रखी हैं। एक छोटा सा काम मैंने कर दिया है, ऊपर आपको कलर्स दिए गए हैं, उनके सामने उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नाउन सारे के सारे मैंने डाल दिए ग्रीन कलर में। नाउन्स भी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो जीरंड बन के आती है, नाउन का काम करती है। एडजेक्टिव्स आएंगे सारे के सारे ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर में। वर्ब्स डाली हैं हमने रेड कलर में, डिमांडेड, वॉज हेल्ड। पिंक कलर में एडवर्ब्स आएंगी, फ्रीक्वेंटली। कंजंक्शन अगर आएगी तो एंड, और, इधर, और, है ना, जो भी लगेगी वो येलो कलर में होगी। और ब्लैक में, डार्क में बचेंगी प्रेपोजिशंस। इसके बाद भी कुछ बच जाए जो लाइट ब्लैक हो, वो बन जाएगा आर्टिकल, ए, है ना, और दी। देखो, ये काम आप भी अपने दिमाग में कर सकते हो, मुश्किल नहीं है वर्ड्स को पहचानना कि क्या कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। सिर्फ एक ही जगह मुश्किल होती है लोगों को, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस करने में। तो वो मैं आपको भी चलते चलते क्लास में समझा दूंगा डिफरेंस कैसे करना है। अब 3 रूल्स को हमें याद रखना है सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। रूल नंबर 1, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। इस पूरे में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा ये, जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे कम से कम उतनी वर्ब्स ज़रूर होंगी। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी,
15 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं। तो 5 वर्ब्स और 5 सब्जेक्ट ऐसे आपको मिलाना है ना। और रूल नंबर 3, हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट आपको देना है जो कि होता है ग्रीन कलर का वर्ड यानी कि नाउन। हर प्रेपोजिशन को एक नाउन ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। अब इन 3 रूल्स पे चलते हुए सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देखिए, दिस एक एडजेक्टिव है। दिस का मतलब होता है ये, कोई भी चीज़ जो सिंगुलर हो। दिस कार, दिस हाउस, दिस अपॉर्चुनिटी, दिस जॉब, है ना। इसके बाद में हमेशा एक सिंगुलर नाउन आप देखेंगे अगर ये एडजेक्टिव काम कर रहा होगा। इस केस में लगा हुआ है वर्डिट नाम का नाउन, सिंगुलर है ऑफ कोर्स। इसके आगे एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, कॉमन नाउन है ये। अब ये जो पहला नाउन आपको सेंटेंस का मिला, पहला नाउन सेंटेंस का जो मिला, जिसके पहले ना कोई वर्ब थी ना कोई प्रेपोजिशन थी, चुपचाप उस नाउन को आप अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दो। आई बात समझ में। वर्डिट जो है ना, वर्डिट ये बनेगा जी आपका सब्जेक्ट नंबर 1। लिख दूं यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1। और दिस क्या है, दिस एक एडजेक्टिव है, वर्डिट की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाला वर्डिट है ना, ये वाली कार, ये वाला घर जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो वाला, तो दिस वर्डिट। आगे बढ़ो। आगे जी आपको वर्ब मिली है और वर्ब मिल रही है पैसिव में। बी फैमिली की वर्ब है वॉज, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हेल्ड। इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर जहाँ भी मिल जाए, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ लोग सोचते हैं सर बी फैमिली की वर्ब कहाँ है, ये तो वॉज है, बी फैमिली तो लिखी नहीं हुई यहाँ। बी फैमिली की 8 वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग और बिन, 9 मान लो। ठीक है, तो बी फैमिली की ये 9 वर्ब्स जो है ना, इज, एम, आर, बी, बिंग, बिन और वॉज, वर, ये 8-9 वर्ब्स में से कोई भी वर्ब आपको मिल जाए, जैसे इस केस में वॉज लगी हुई है और बाद में लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये बनाती है पैसिव। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी वर्ब आपने ढूंढ ली। वर्डिट को हेल किया गया था पैसिव वॉइस में, वर्डिट को वेलकम किया गया था पैसिव वॉइस के साथ। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब मैच हो गए। ठीक है, बाय प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। जैसे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, आपको पता होगा है ना। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिज या हिम, या जैसे शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, वैसे ही दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। बिल्कुल सही है ये। और आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ है हु, और हु, विच और दैट। हु, विच और दैट, ये तीनों कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना और साथ में कंजंक्शन का काम करना, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिश्ता। तो ये खुद ही रिश्ता बनाने वाले प्रोनाउंस हैं, कंजंक्शन की जरूरत इनको नहीं होती। तो ये चीज़ आपका बन गया सब्जेक्ट नंबर 2 हु, और इसकी वर्ब बन गई वर्ब नंबर 2। जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस आपको मिले हैं, आपको चेक करना होता है उनकी वर्ब सही लगी है या नहीं लगी। और कैसे चेक करोगे, जिसके लिए वो आया हो वर्ब उसी के हिसाब से लेगा। भाई ये हु आया है इन लोगों के लिए जिन लोगों ने हेल किया था वर्डिट को, तो ये लोग प्लूरल हैं, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। ठीक है, हु वर्ड। आगे लगा हुआ स्केर्ड। स्केर्ड एक एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में। स्केर्ड मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड, अफ्रेड, इंटिमिडेटेड। याद रखें, जब भी बी फैमिली की वर्ब अकेले आ जाए सेंटेंस में, लास्ट में आ जाए या अकेले आ जाए, यानी कि मेन वर्ब बन के, उसके बाद में कोई वर्ब ना लगी हो, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन, लास्ट में ये लग जाए सेंटेंस में, इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आ रही हो, तो ये बन जाती हैं लिंक वर्ब्स। तो इस केस में लिंक वर्ब बनी हुई है, और लिंक वर्ब के बाद में एक एडजेक्टिव या एक नाउन आप देखेंगे। ये एडजेक्टिव या नाउन कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो हु है ना, यही स्केर्ड थे, और ये जो स्केर्ड है ना, यही हु हैं। ये जो लोग हैं वही डरे हुए थे। ये स्केर्ड एक एडजेक्टिव है, बताना ये चाह रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। बढ़े आगे, बिल्कुल सही है यहाँ पे लगा हुआ जो ये आगे लगी हुई है प्रेपोजिशन अबाउट। प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है बीइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट या तो नाउन मिलेगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, याद रखें हमेशा। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना है, कोई भी प्रेपोजिशन हो, बाय हो, ऑफ हो, फॉर हो, ऑन हो, अबाउट हो, इनके बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी। बीइंग का मतलब होता है होना। अब ये जो आप बीइंग देख रहे हो ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये है जीरंट और ये बना है वर्ब से, और वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है। फिर सुन लो, वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, मेन वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंट की फॉर्म में, इन्फिनेटिव की फॉर्म में, टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, अगर वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर दे। तो भाई क्या होना है, क्या बीइंग होना है, एक विक्टिम होना है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू बी, आई एम ट्राइंग टू बी अ विक्टिम। यहाँ पे बीइंग वर्ब से क्या का रिप्लाई विक्टिम नाम के नाउन ने दिया, इस जीरंट का ऑब्जेक्ट बन गया विक्टिम।
शुरू शुरू में थोड़ा आपको लगेगा सर ये बहुत टेक्निकल हो रहा है, लेकिन ये बड़ा आसान है। दिमाग में 15 सेकंड में कर सकते हो ये सारा काम जो मैं आपको 5 मिनट में करके दिखा रहा हूँ। 15 सेकंड में पूरा प्रोसेस हो जाता है, सारी एरर निकल के आ जाती हैं। प्रैक्टिस। आगे बढ़ो। आगे प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है जी क्राइम। दूर क्यों रखा हुआ है इससे ऑब्जेक्ट? क्योंकि बीच में एडजेक्टिव रखा है। एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, तो बढ़ता हुआ क्राइम जो है ना, राइजिंग क्राइम, वो बन गया ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब पड़ी हुई है एंड नाम की कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या किसको मिला रही है किससे? देखो इस कंजंक्शन के बाद देखो क्या रखा हुआ है। इसके बाद रखी हुई है सर एक एडवर्ब और एक रखी हुई है दूसरी वर्ब। मतलब ये कंजंक्शन दो वर्ब्स को मिला रही हैं। या तो ये हु की जो वर्ब है वर इसके साथ डिमांडेड आ रहा है, या जो वर्डेड की वर्ब है वॉज हेल्ड इसके साथ डिमांडेड आ रहा है। समझ पा रहे हो ना? वर्ब यहाँ भी है, वर्ब यहाँ भी है। या तो ये हु के साथ एंड मिला रहा है, या फिर ये वर्डेड के साथ जो वॉज हेल्ड है उसकी वर्ब है डिमांडेड। अब थोड़ा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाओ। लोग डिमांड करेंगे या फिर वर्डेड डिमांड करेगा? भाई कोर्ट का फैसला है, वो कुछ डिमांड कर सकता है क्या? कोर्ट का फैसला क्या डिमांड करेगा? तो यहाँ पे लोग ही डिमांड कर रहे हैं हु की सब्जेक्ट नंबर 2 की, वर्ब नंबर 2.1 है वर और वर्ब नंबर 2.2 है डिमांडेड। लॉजिक लगा के चेक करना होता है आपको। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है। हार्शर एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है। हार्श से भी ज़्यादा हार्शर है ना, और ज़्यादा कड़ा यानी हार्शर। एडजेक्टिव है, मॉडिफाई कर रहा है पनिशमेंट्स को। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एडजेक्टिव है, इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये जो सारी खिचड़ी मैंने आपके सामने पकाई है ना, एक बार इसकी पकी पकाई फॉर्म देख लो ताकि आप एरर्स को पकड़ पाओ। भैया सेंटेंस में आपको मिलेंगे दो सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट नंबर 1 है वर्डिक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 है हु। सब्जेक्ट 1 और 2 मिले हुए हैं, इस रिलेटिव प्रोनाउन से कंजंक्शन लगाने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ी। सब्जेक्ट 1 की वर्ब है वॉज हेल्ड, लेकिन सब्जेक्ट 2 की जो वर्ब है ना वो है दो। पहली है वर और दूसरी है डिमांडेड। दोनों वर्ब्स कैसे जुड़ गई? दोनों वर्ब जुड़ गई एंड नाम की कंजंक्शन से। और बाकी क्या बचा हुआ है? बाकी जी बाय बची हुई है प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है देम। दिस एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट 1 को मॉडिफाई कर रहा है। स्केयर्ड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हु के लिए आया है। अबाउट एक प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है बीइंग। बीइंग एक जीरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की किसी भी फॉर्म में अगर वर्ड से रिप्लाई करने वाला नाउन आ जाए तो वर्ड से रिप्लाई करने वाला नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ विक्टिम इस बीइंग का ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है क्राइम। राइजिंग एक एडजेक्टिव है, बढ़ता हुआ क्राइम। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा क्राइम? बढ़ता हुआ क्राइम। फ्रीक्वेंटली एक एडवर्ब है, बार बार होने वाला। डिमांड थी ये, डिमांड उन्होंने फ्रीक्वेंटली की है, बार बार की है। फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट। हार्शर एक एडजेक्टिव है, पनिशमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। अगेन फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एक्टिविटीज़। क्रिमिनल एक एडजेक्टिव है, एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। ढूंढे अब एरर्स कहाँ हैं इसमें? चलो पहली एरर जो है ना, यहाँ से सीखोगे आप। याद रखें दे जो है ना, दे वो काम करता है सब्जेक्ट की तरह और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम, ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन एक वर्ड और अंग्रेजी में दोज, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आता है अगर इसके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज रखा हो। टेक्निकल भाषा में बता दिया, अब इसको प्रैक्टिकल भाषा में समझो। पुलिस इम्पोज्ड पेनल्टीज ऑन देम। पुलिस ने इम्पोज किया, जबरन लगाया पेनल्टीज़ को, फाइन्स को उन लोगों पे, देम पे। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस 1 जो है सही है? बिल्कुल सही है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम और देम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है, तो बिल्कुल सही है ये। अगर देम ऑब्जेक्ट बन के आया है प्रेपोजिशन का और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द पुलिस इम्पोज पेनल्टीज ऑन देम हु ब्रोक द लॉ। कह रहे जी पुलिस ने इम्पोज किया पेनल्टीज को उन लोगों पे जिन्होंने कानून को तोड़ा। हु ब्रोक द लॉ। ब्रेक द लॉ या ब्रीच द लॉ, दोनों में से कोई भी फ्रेज आप यूज कर सकते हैं ना, ब्रेक या ब्रीच, BREACH। अब मुझे बताओ क्या दूसरा सेंटेंस सही है क्या? टेक्निकली सही है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अभी भी देम ही बना हुआ है और आगे एक रिलेटिव क्लोज रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये रूल किक इन होगा। ये रूल ये कहता है कि आप देम और दोज, दे को फटाफट बदल देंगे दोज में अगर इनके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज आ रहा हो। पुलिस ने जिन लोगों पे पेनल्टी लगाई है उन लोगों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हुई है एडजेक्टिव क्लोज के जरिए, और ज़रूरी नहीं है क्लोज ही हो, फ्रेज भी हो सकता है। समझ में आ रही है? तो दे और देम को अगर सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन से परिभाषित कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, और करने का तरीका एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज ही होता है, तो दे और देम बदल जाते हैं दोज में।
तो ये जो दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हो ना, ये गलत है टेक्निकली। क्यों गलत है? यहाँ तक तो सही था मामला, इसके बाद वाले मामले ने इस वर्ड को बदल दिया। अब ये देम से बन जाएगा दोज। द पुलिस इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज हु ब्रोक द लॉ। समझ में आ रही है बात? अगर ये निकाल दूं तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आ गई इस देम के लिए तो ये देम बदल जाएगा दोज में। और वैसा ही थर्ड सेंटेंस में करना है, द पुलिस इम्पोज पेनल्टीज ऑन देम ब्रेकिंग द लॉज। पुलिस ने पेनल्टीज को लगाया उन लोगों पे जो ब्रेक कर रहे हैं लॉ को। ब्रेकिंग द लॉ यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है, ब्रेकिंग यानी ब्रेक करने वाला, लॉ यानी कानून को, कानून को ब्रेक करने वाले पे पुलिस ने पेनल्टी लगाई है। क्लोज नहीं है, फ्रेज है। फ्रेज के चक्कर में भी आपको यहाँ पे देम की जगह पे दोज लगाना पड़ेगा। समझिए बात को। 3 सेंटेंस और करवा रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट, मज़ा आ जाए तो बताना कमेंट्स में सर समझ चुके हैं, है ना। दे हैड टू मूव टू अ टाउन नियर बाय। उन लोगों को मूव करना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा आसपास के एक टाउन में, कस्बे में। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट की तरह दे लगाया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगला देखो, दे हु वांटेड जॉब्स हैड टू मूव टू द नियर बाय टाउन। वो लोग जिनको नौकरियों की ज़रूरत थी उनको मूव करना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा आसपास के एक टाउन में, एक सबर्बन सिटी में। दे अब यहाँ पे सही नहीं रहा है, क्योंकि इस दे के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज आ चुका है, क्लोज आ चुका है। दे कौन है? जिनको नौकरियों की ज़रूरत है। अरे भाई, जब दे को परिभाषित कर दिया ना सेंटेंस में अलग से, जब कर चुके हो तो फिर दे नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा दोज। यहाँ लिखो दोज। दोज हु वांटेड जॉब्स हैड टू मूव टू द नियर बाय टाउन। वैसे ही दे इन नीड ऑफ जॉब्स हैड टू मूव टू द नियर बाय टाउन। वो लोग जो इन नीड ऑफ जॉब्स हैं, अब अगेन दे को परिभाषित किया एडजेक्टिवल फ्रेज से, क्लोज नहीं है, हु उसकी वर्ब ऐसा कुछ नहीं बना रखा, सिर्फ फ्रेज है। वो लोग जो जॉब्स की जिनको ज़रूरत है, दे इन नीड ऑफ जॉब्स। अगेन इसी केस में आपको दे को काटना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा दोज को। दोज इन नीड ऑफ जॉब्स हैड टू मूव टू द नियर बाय टाउन। जिसको समझ में आ गया हो, मज़ा आ गया हो, कॉन्सेप्ट समझ के लिखना कॉन्सेप्ट जो है कॉमेंट्स में, हाँ सर जी ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, ताकि मुझे ही पता लगे। फिर किसी और तरीके से समझाएंगे आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो। अब मुझे बताओ, ये बाय के बाद में देम सही है क्या? नहीं है ना सही। देम के लिए लगा हुआ है हु वर स्केर्ड अबाउट बीइंग अ विक्टिम। वो लोग जो स्केर्ड थे विक्टिम बनने को, या जो लोग डिमांड कर रहे थे कड़ी पनिशमेंट को। मामला गलत है, काट दो इसको, या लिख दो दोज। चलिए, ये होगी आपकी एरर नंबर 1। सीख गए? ब्रेक करके सेंटेंस देखोगे तब समझ में आएगा। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। एरर नंबर 2 बिल्कुल सीधी सी है, डिमांड वर्ब के बाद का फोर निकलेगा। और क्यों निकलेगा ये आपको बता देते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो दिखाई एक जैसी देती हैं, मीनिंग भी एक जैसा रखती हैं, लेकिन उनमें से एक वर्ब तो अपने बाद प्रेपोजिशन लेती है और दूसरी वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती। जैसे सी और लुक फॉर दोनों का मतलब है, सीक और लुक फॉर दोनों का मतलब है किसी चीज़ को मांगना, पाने की कोशिश करना, तलाश करना। सीक के बाद में फोर अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, लुक के बाद में फोर हमेशा आएगा अगर मांगने या किसी चीज़ का पीछा करने की, तलाश करने की जो है बात हो रही हो तो। समझ रहे हो बात को? तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको सीक फोर लगा के दे देता है, तो आपको समझना है कि ये लुक फोर से मुझे कंफ्यूज कर रहा है, सीक के बाद में तो फोर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 8 जोड़े हैं, इनको दिमाग में बिठा लो, प्यारा सा इनका ले लो स्क्रीनशॉट। ओपोज का मतलब है किसी को अपोज करना, ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा, इसका मतलब भी होता है किसी को अपोज करना, लेकिन अपोज वर्ब के बाद में टू नहीं मिलेगा। इनहिबिट का मतलब है कहीं पे, इनहैबिट का मतलब है रहना, और लिव का मतलब भी रहना, लेकिन लिव के बाद में आप इन लगाते हैं, आई लिव इन दिल्ली, लेकिन इनहैबिट के बाद में जो है इन नहीं लगाते हैं। अवेट का मतलब है इंतजार करना, वेट का मतलब है इंतजार करना, लेकिन वेट के बाद में फोर लगा के बताते हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं। अवेट के बाद में सीधे उसका नाम लिख देते हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं। आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट, बट आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। समझ पा रहे हो ना? रीच, अराइव एट, कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, आंसर, रिप्लाई टू, डिमांड और आस्क फॉर। तो भैया ये डिमांड के बाद का जो फोर है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। डिमांड के बाद फोर नहीं आता, आस्क के बाद फोर आता है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे डिमांडेड फोर नहीं, या तो करना चाहिए आस्क्ड फोर और इसको फोर को रखा रहने दो, या फिर डिमांडेड को रखा रहने दो और फोर को ही निकाल दो। क्लियर है मामला इतना? चलो, इस पे कुछ क्वेश्चन ही बना करके लाया हूँ मैं, आप इनको ट्राई करो। अडानी ग्रुप हैज़ आंसर्ड या रिप्लाइड टू ऑल एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। अडानी ग्रुप ने आंसर या रिप्लाई कर दिया है सभी एलिगेशंस का, सभी उन आरोपों का जो है फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के। टू लग गया और आंसर और रिप्लाई में टू आता है रिप्लाई के बाद, तो अब मैं आंसर को चूज कर ही नहीं सकता, टू की वजह से मुझे रिप्लाई लगाना पड़ेगा।
अडानी ग्रुप हैज़ रिप्लाइड टू ऑल एलिगेशंस। आगे बात समझ में? वैसे ही द ट्रेन रीच्ड या अराइव्ड द स्टेशन बिफोर टाइम। ट्रेन पहुंच गई स्टेशन पे वक्त से पहले। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगी हुई और अराइव के बाद में एट आता है, पहुंच जाते हो जब कहीं, लेकिन रीच के बाद में नो प्रेपोजिशन। आई रीच्ड दिल्ली, यू रीच्ड होम, शी रीच्ड ऑफिस एंड ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। इस केस में एट नहीं है, निकाल दो अराइव्ड को, यहाँ लगाओगे रीच्ड को। वाई डू यू सीक या लुक फॉर हिज एडवाइस। आप उसकी सलाह की ख्वाहिश क्यों रखते हैं, आप उसकी सलाह क्यों मांगते हैं, है ना, उससे सलाह सीख क्यों करते हैं। फॉर लग गया है तो सीख नहीं लगेगा, अब लुक लगेगा। वाई डू यू लुक फॉर हिज एडवाइस। चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 3 बचा है, बहुत छोटा सा है, याद रखें फिक्स प्रेपोजिशन है, स्केयर्ड के बाद में ऑफ आएगा। आपने सुना होगा ना अफ्रेड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स, लड़कियों को कुत्तों से डर लगता है। पीपल आर स्केयर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम। तो स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, इंटिमिडेटेड ऑफ, ऑफ 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 फिक्स्ड है, इसके बाद में अबाउट प्रेपोजिशन गलत लगी हुई है। चलिए ये फर्स्ट सेंटेंस था अपना, 3 एरर्स आपको मिल गई। अब आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस पे, ऐसे ही ब्रेक करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। आ जाओ, एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, ताकि इस क्लास को रेगुलर बनाऊं मैं। पहले मैं रेगुलर बना रहा था, बीच में मैंने इसको ब्रेक दे दिया, है ना। अच्छी लग रही है तो उसको फिर से अपने कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है जी, इन रिसेंट ईयर्स द सेंटर एंड स्टेट्स हैव बिन स्ट्रगलिंग टू डिवाइस एन यूनिफाइड रेगुलेटरी रिस्पॉन्स to deal in the pandemic era upsurge in advertisements promoted investment in binary markets and cryptocurrencies। लंबा सेंटेंस है, छोटा छोटा करके पढ़ो। हाल के कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स, जो हमारा यूनियन है, सेंटर है, केंद्र सरकार है, और हमारी स्टेट्स हैं यानी कि राज्य है, राज्य सरकारें हैं, ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों ही इस मामले में स्ट्रगल करना समझते हैं ना, जूझ रहे हैं इस चीज़ से। और जूझ किस चीज़ में रहे हैं भाई? डिवाइस करने में, खोजने में। डिवाइस का मतलब होता है इन्वेंट करना या खोजना। खोजने में एक यूनिफाइड रेगुलेटरी रिस्पॉन्ड को, एक ऐसे रेगुलेटरी रिस्पॉन्ड को, एक ऐसे नियंत्रण करने वाले, रेगुलेट करने वाली प्रतिक्रिया को जो यूनिफाइड हो, जो सबके लिए मिली जुली हो, सेंटर में, स्टेट में, सबके ऊपर लागू होती हो। तो ऐसा एक रिस्पॉन्ड, ऐसी एक प्रतिक्रिया को बनाने में, डिवाइस करने में ये जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये क्यों बनाना है भाई रिस्पॉन्ड? ये सारी प्रतिक्रिया किसके सामने आएगी? ये आएगी जी डील इन करने के लिए, निपटने के लिए पैंडमिक की एरा के अपसर्ज से। अपसर्ज का मतलब होता है उछाल, इंक्रीज। अप प्लस में सर्ज से बनाए वर्ड, अप मतलब ऊपर, सर्ज का मतलब है उछाल, ऊपर की तरफ उछाल। और पैंडमिक एरा मतलब पैंडमिक की एरा से रिलेटेड, जो पैंडमिक पीरियड के दौरान हुआ हो। तो ये सारे रिस्पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं ताकि निपटा जा सके पैंडमिक के वक्त आए हुए उस अपसर्ज में, उस उछाल में, जो उन एड्स में आया है, एडवर्टीजमेंट्स में आया है, जो प्रमोट करती थी इन्वेस्टमेंट को बाइनरी मार्केट्स में या क्रिप्टो करेंसीज में। तो आपने एड्स देखी होंगी बहुत सारी, ओलिम्प ट्रेड, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पैसा लगाओ, पैसा डबल ट्रिपल, है ना, इस तरह की एड्स देखी होंगी ना आपने, पागल बनाने वाली। तो ये पागल बनाने वाली जो एड्स का अपसर्ज आया ना, इसके लिए कोई रेगुलेटरी रिस्पॉन्ड ये ढूंढ नहीं पा रही थी। बहुत स्ट्रगल कर रही हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स, कैसे इनको रोका जाए। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। एरर्स इसमें बहुत सारी हैं, कम से कम 5 एरर इसमें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। चलो, इन प्रेपोजिशन है, ईयर्स इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। रीसेंट मतलब हाल का, पास्ट ईयर्स, फ्यूचर ईयर्स, रीसेंट ईयर्स, ऑनगोइंग ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, पास्ट, फ्यूचर, रीसेंट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये ईयर्स के बारे में बता रहे हैं। कौन से ईयर्स भाई? हाल ही के कुछ ईयर्स। नाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होता है बाय डिफॉल्ट। तो रीसेंट वर्ड जो है ना, नाउन इस ईयर के लिए बन गया एडजेक्टिव। अब देखो, इस ईयर्स को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, सब्जेक्ट किसी और को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ो, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आगे कोमा लग गया, सब्जेक्ट मिला है सेंटर और स्टेट्स, दोनों मिल करके सब्जेक्ट नंबर 1 बनेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? सब्जेक्ट इसी को बनाएंगे क्योंकि ये ईयर से तो इन जुड़ गया था। अब खाली जो पहला हमें नाउन मिला वो सेंटर और स्टेट्स मिला, इसलिए हमने इन दोनों को सब्जेक्ट बना दिया, पहला सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का। और आगे बढ़ो, सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी मिल गई, हैव बिन स्ट्रगलिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये काम होता आ रहा है, पहले भी था हो रहा और आज भी हो रहा है। और आगे बढ़ो, स्ट्रगल किस काम में कर रही हैं? स्ट्रगल कर रही हैं टू डिवाइस,
डिवाइस एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खोजना, इन्वेंट करना, किसी चीज़ को बनाना। तो ये खोजने में स्ट्रगल कर रही हैं। डिवाइस का मतलब होता है नए सिरे से किसी चीज़ को खोजना। अब ये जो टू आप वर्ब की बेस फॉर्म देख रहे हो ना, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म देख रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये वर्ब के बाद में भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद में भी आ सकता है। वर्ब के बाद में आएगा तो ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, और वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे वो कहलाता है एडवर्ब। तो अगर इसका नाम पूछा जाए, पूछेगा तो कोई नहीं, आपका दिमाग ही आपसे पूछे कि क्या काम कर रहा है, तो सर ये है तो एक एडवर्ब, काम आ रहा है इस वर्ब को और मॉडिफाई करने के, लेकिन है ये एक टू इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। और आगे बढ़ो। अब देखो ये इन्फिनेटिव है, सेमी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब तो है। इसीलिए वर्ब जब भी वर्ड से कोई नाउन ले ले अपने बाद तो उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लेती है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिवाइस किसको करना है, क्या खोजना है, तो रिस्पॉन्ड को ही तो खोजना है। डिवाइस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया ये रिस्पॉन्ड नाम का नाउन। यूनिफाइड एक एडजेक्टिव है, रेगुलेटरी एक एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्ड यूनिफाइड होगा, रिस्पॉन्ड रेगुलेटरी होगा, दोनों एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एन एक आर्टिकल है, ये यूनिफाइड के लिए आया है। और आगे बढ़ो। टू डील, अब देखो अगेन एक इन्फिनेटिव आ गया। थोड़ा सा मामला यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक इन्फिनेटिव तो यहाँ आया था और एक इन्फिनेटिव यहाँ आ गया। ये वाला इन्फिनेटिव इस वर्ब से जुड़ा हुआ था, ये वाला इन्फिनेटिव इस नाउन से जुड़ा पड़ा है। जो नाउन से जुड़ा होगा वो एडजेक्टिव इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ये रेगुलेटरी रिस्पॉन्ड क्यों है, ये है डील विद करने के लिए, रिस्पॉन्ड टू डील इन, समझ रहे हो ना। ये जो आप इन्फिनेटिव देख रहे हो नाउन के बाजू वाला, ये एक एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव है, नाउन को मॉडिफाई करेगा। ये था एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव। और आगे बढ़े। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है जी पैंडेमिक एरा अपसर्ज। पैंडेमिक एरा भी एक नाउन, अपसर्ज भी एक नाउन, दोनों नाउन जुड़े हुए हैं, एक सिंगल नाउन की रचना कर रहे हैं। दो नाउन जब मिल जाते हैं तो एक तीसरा नाउन बना देते हैं, है ना। तो पैंडेमिक एरा अपसर्ज एक सिंगल नाउन है, दोनों से मिलकर बना हुआ। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एडवर्टीजमेंट्स। प्रोमोटेड एक एडजेक्टिव है, एडवर्टीजमेंट्स के लिए आया, वही एडवर्टीजमेंट्स जिन्होंने प्रमोट किया था, एडजेक्टिव है ना इसके लिए। चलो, प्रमोट क्या किया था, प्रमोट किया था इन्वेस्टमेंट को। अब देख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन के आई है, पास्ट पार्टिसिपल बन के, लेकिन फिर भी वर्ड से रिप्लाई किया एक नाउन ने, उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। वर्ब किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर वर्ड से रिप्लाई करने वाला नाउन अपने बाजू में ले रही है तो उस नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बन गया प्रोमोटेड का ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है बाइनरी मार्केट्स, दूसरा है क्रिप्टो करेंसीज, दोनों जुड़े हुए हैं एंड से। सारी खिचड़ी एक बार फिर से पका रहा हूँ आपके सामने, मोटा मोटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ सकें। सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, सेंटर एंड स्टेट्स, और ये सब्जेक्ट है प्लूरल। इसकी वर्ब है हैव बीन स्ट्रगलिंग, बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1। रीसेंट ईयर्स में रीसेंट एडजेक्टिव है, ईयर्स जो एक नाउन है और ईयर्स जुड़ा हुआ है इन प्रेपोजिशन से। टू डिवाइस एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जो है बता रहा है वर्ब के बारे में, स्ट्रगल क्यों कर रही है डिवाइस करने में। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वर्ब के लिए एडवर्बियल इन्फिनेटिव बन जाएगा। डिवाइस जो कि एक सेमी वर्ब है, उसने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रिस्पॉन्ड, क्योंकि रिस्पॉन्ड जो है नाउन का काम कर रहा है, वर्ड से रिप्लाई कर रहा है। वही रिस्पॉन्ड जो डिवाइस करना है, क्या डिवाइस करना है, एक रिस्पॉन्ड को डिवाइस करना है। यूनिफाइड और रेगुलेटरी दो एडजेक्टिव हैं। इस रिस्पॉन्ड नाम के नाउन के लिए एन नाम का आपने आर्टिकल भी रखा हुआ है, यूनिफाइड के हिसाब से इस एन को आपने लिखा हुआ है। टू डील यहाँ पे एक एडवर्बियल एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव है, रिस्पॉन्ड नाम के नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रिस्पॉन्ड का एक है डील करने का, निपटने का। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है अपसर्च। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एडवर्टीजमेंट्स। प्रोमोटेड एडवर्टीजमेंट्स के लिए एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। एडवर्टीजमेंट जो प्रमोट कर चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट इस प्रमोटेड का ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 बाइनरी मार्केट, ऑब्जेक्ट 2 क्रिप्टो करेंसीज। ये दोनों इन्वेस्टमेंट इन दोनों जगह पे होंगी, बाइनरी मार्केट्स में एंड क्रिप्टो करेंसीज में। चलो, अब इसमें गलतियां दिखाऊंगा तो आपको थोड़ी और स्ट्रक्चर, जिनको समझ में थोड़ी बहुत नहीं भी आई होगी ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली गलती इसमें देखो कहाँ है, पहले कहाँ से चलें, इजी से चलें हार्ड की तरफ चलें। चलो पहले स्ट्रक्चर आपको गलती दिखाता हूँ सेंटेंस में। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, आपने अभी तक पढ़ा है कि एन जो है ना, एन वो ऐसे अक्षरों के या ऐसे वर्ड्स के आगे लगेगा जो शुरू हो रहे हैं ए ई आई ओ यू से, और जो ए है वो ऐसे वर्ड्स के आगे लगेगा जो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदल दो। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट ये कहता है समझने के हिसाब से कि आप एन तब लगाएंगे जब कोई वर्ड बोलने में ए ई आई और ओ यू से शुरू हो रहा हो, बोलने में, लिखने में नहीं, बोलने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल को क्या बोलते हैं, ए। जब ए की आवाज़ आ रही है तो एप्पल के आगे एन लगेगा। ठीक है, बार के आगे क्या आवाज़ आ रही है, बी की, ब, तो ब आएगा तो इसके आगे ए लग जाएगा। ए ई आई ओ ऊ की आवाज़ नहीं आ रही ना, ब की आवाज़ आ रही है तो ए लग जाएगा। ऑरेंज में किसकी आवाज़ आ रही है, ओ, तो ओ की आवाज़ आ रही है तो इसके आगे एन लग जाएगा। अब आगे देखो, यूनियन,
यूनियन में किसकी आवाज़ आ रही है? यूनियन में आवाज़ आ रही है यू की। ऊ की नहीं आ रही, यू की। यू की आ रही है तो इसके आगे लगेगा आ। कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होती है। सर यूनियन में तो यू आ रहा था, आपने कैसे लगा दिया? भाई यू की आवाज़ आनी चाहिए ऊ। अगर ऊ की आवाज़ आ रही हो यूनियन के शुरू में तब तो लगाओ एन। अगर ऊ की आवाज़ नहीं आ रही तो फिर चाहे कितने भी यू लगे हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ए ही लगाएंगे। अंपायर, अ की आवाज़ आ रही है तो अंपायर के आगे एन लगा देंगे। यूनिवर्सिटी, आवाज़ किसकी आ रही है? यू की। क्या लगाएंगे? एन नहीं लगाएंगे, अ लगाएंगे। ऊ की आवाज़ आनी चाहिए ना, यू की आवाज़ आ रही है तो यू की आवाज़ आ रही है तो एन ए लगा दो, एन मत लगाओ। हाउस, आगे क्या लगा हुआ है? एच। आवाज़ भी आ रही है ह की तो आगे अ लगेगा, अ हाउस। एयर, आगे एच लगा हुआ है लेकिन आवाज़ आ रही है ए की। ए की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा। बस यही कन्फ्यूजन है सारी। हाउस के आगे ए लगाया तो एन, एयर के आगे एन क्यों लगा दिया? क्योंकि भैया एयर में हे की आवाज़ नहीं आ रही, ए की आवाज़ आ रही है। ए की आवाज़ आ रही है तो मैं आवाज़ के हिसाब से चलूँगा, ना कि पहले वर्ड के हिसाब से। ऑनर में आवाज़ आती है ओ की। हॉनर नहीं होता, ऑनर होता है, ऑनर। ओ की आवाज़ आ रही है तो एन ऑनर। यूनक में यू की आवाज़ आ रही है यूनिक। यूनक, यूनक का मतलब क्या होता है? थर्ड जेंडर, तो अ यूनिक। यूओलॉजी में यू की आवाज़ आ रही है, यूओलॉजी मतलब किसी की प्रशंसा। यूरोपियन में यू की आवाज़ आ रही है तो अ यूरोपियन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सारे ट्रबलसम वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जो दिखाई देने में कुछ हो रहे हैं पर सुनने और बोलने में कुछ हो रहे हैं। एम ए में एम आ रहा है, एम, एम ए, समझ रहे हो? तो एन एम ए लिखेंगे, एन एम ए लिखेंगे, एन एम टेक लिखेंगे, है ना? तो ये सारे ट्रिकी वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अगर इनके हिसाब से चलें तो मुझे बताओ, ये यूनिफाइड के आगे एन सही है क्या? यूनिफाइड लगा हुआ है ना, तो एन मत लगाओ, आप यहाँ लिखो अ यूनिफाइड रिस्पॉन्ड। समझ में आ गया कनेक्शन इसका? चलो ये थी आपकी जी एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे, साइड में ले चलते हैं आपको। ये मैंने ट्रिकी वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई है। ये ट्रिकी नाउन्स और वर्ब्स हैं। इस लिस्ट में मैं जैसे जैसे मुझे याद आएंगे ऐड करता जाऊँगा। देखो कैसे अजीब वर्ड्स हैं ये। कंप्लेंट और कंप्लेन दोनों एक जैसे दिखाई देने वाले वर्ड हैं, लेकिन कंप्लेंट जिसके लास्ट में टी आ रहा है ना, ये एक नाउन है, इसका मतलब है शिकायत। और कंप्लेन जिसके लास्ट में टी नहीं आ रहा, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। ये है एक काम, ये है काम करना। समझ पा रहे हैं ना वर्ब और नाउन के बीच का डिफरेंस? तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन स्पेलिंग एक जैसी होने की वजह से इस टी को कुछ लोग पकड़ नहीं पाते हैं। नाउन की जगह कंप्लेंट लिखें, वर्ब की जगह कंप्लेन लिखें। एनवेलप या एनवेलप, देखिए एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा जिसके लास्ट में ई लगा हो। लिफाफा होता है ना जिसमें पैसे डालते हैं, किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड डालते हैं, लेटर डालते हैं, लिफाफा। और ये जो एनवेलप है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लिफाफे की तरह चारों तरफ से घेर लेना, एनवेलप करना, है ना? चलो रिस्पॉन्स एक नाउन है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, लेकिन रिस्पॉन्ड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। वी हैव रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स। हमने रिसीव किया है कई सारी कंप्लेंट्स को, कई सारी शिकायतों को हमारे कस्टमर से। सेंटेंस को ब्रेक करो। वी सब्जेक्ट है, हैव रिसीव्ड इसकी वर्ब है, सेवरल कंप्लेंट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन जो वर्ड का रिप्लाई करे, और नाउन फॉर्म में कंप्लेंट्स नहीं होता, आप लिखते हैं कंप्लेंट्स। समझ पा रहे हो? ये वर्ब को नाउन बना के लिख दिया है, आप इसको लिखें सेवरल कंप्लेंट्स, है ना? तो ऐसे आप उसको सही करेंगे। दे हैव डिनाइड टू इशू एनी रिस्पॉन्ड टू द मैटर। उन्होंने मना कर दिया है इशू करना किसी भी प्रतिक्रिया को इस पूरे मैटर के सामने। यहाँ पे टू इशू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा रिस्पॉन्ड नाम का नाउन, लेकिन रिस्पॉन्ड तो एक वर्ब है, तो क्या करेंगे? वर्ब को नाउन में बदलेंगे। नाउन फॉर्म क्या होती है इसकी? रिस्पॉन्स। तो बस रिस्पॉन्ड का रिस्पॉन्स बना दो, है ना? अ लेयर ऑफ ब्लैक स्मोक एनवेलप्स द सिटी। एक परत जो है काले धुएं की पूरी सिटी को एनवेलप करती है, पूरी सिटी को चारों तरफ से घेरती है। अब यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है। लेयर आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ब्लैक स्मोक इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट की, लेयर की, एनवेलप्स। तो यहाँ पे ये वाला एनवेलप जो है ना इसकी वर्ब बनेगी तो एस लगेगा, ई एस वाला एनवेलप्स ये वाला नहीं बनाना है। ये तो हो गया लिफाफे। लिफाफे क्या नाउन थोड़ा लगाओगे, लिफाफों की बात नहीं हो रही, बिना ई के एस लगाओ तब ये वर्ब बनेगी। तो इस लिस्ट में मैं कुछ और भी ऐड करता जाऊँगा जैसे जैसे मुझे याद आएंगे। अभी 2-3 मुझे याद थे तो मैंने लिख दिए। अब वही यहाँ पे हुआ है काम, गलत काम। यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया हुआ है सर? एक सेकेंड, आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है डिवाइस वर्ब के इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट की तरह रिस्पॉन्ड नाम के नाउन को। रिस्पॉन्ड एक वर्ब होती है, नाउन बनाना है तो यहाँ लिखें रिस्पॉन्स।
अब जो बंदा ब्रेक करेगा वही बता पाएगा कि सर यहाँ पे इन्फिनेटिव था, इसका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, वर्ब लिखी हुई है, तो मुझे रिस्पॉन्ड को रिस्पॉन्स में बदलना है। तो ये थी आपकी दूसरी एरर। तीसरी नंबर एरर पे आ जाए। ये जो डिवाइस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक उपकरण, एक इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। जैसे थर्मोमीटर एक डिवाइस है, जैसे स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है, जैसे एसी एक डिवाइस है। किसी भी काम को करने के लिए एक उपकरण जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइस। स्पेलिंग क्या है इसकी? सी। लेकिन अगर इस सी को मैं एस में बदल दूं तो इस डिवाइस नाम के वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ईजाद करना। डिवाइस या इन्वेंट या फॉर्मुलेट समथिंग। डिवाइस अ प्लान, डिवाइस एन आइडिया, है ना। डिवाइस कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आप बनाना चाह रहे हो, है ना, इन्वेंट कर रहे हो, खोज रहे हो। तो आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्स को बनाना चाह रहे हो, रिस्पॉन्स को बनाना चाह रहे हो, वर्ब लगाओ यहाँ पे डिवाइस। समझ में आ गई बात? डिवाइस का मतलब क्या होता है? उपकरण। ये होता है एक नाउन, हमें चाहिए यहाँ पे एक वर्ब, टू इन्फिनेटिव के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म लगेगी डिवाइस। इसका मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्ड को बनाना। ये थी आपकी एरर नंबर 3। एक एरर और देख लेते हैं। एरर है जी इसमें डील इन की। फ्रेजल वर्ब की एरर भी आपको पकड़नी होगी। ये वोकैब का क्वेश्चन ज़्यादा है, ग्रामर का कम है। डील जो है ना, डील, ये 3 फ्रेजल वर्ब्स बनाता है डील नाम का वर्ड। पहली डील विद, दूसरा डील इन, तीसरी डील आउट। डील विद का मतलब है निपटना, फेस करना, टैकल करना, ग्रैपल विद करना, पुट अप विद करना, है ना, कोप विद करना। ये सब सिनोनिम है इसके, जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं अच्छे से उनको याद होंगे। तो ये होता है निपटना, डील विद करना। डील इन का मतलब होता है खरीद फरोख्त करना किसी चीज़ की। वी डील इन ज्वेलरी, हम ज्वेलरी खरीदते बेचते हैं। दे डील इन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर खरीदते बेचते हैं। माई अंकल डील्स इन फर्नीचर, मेरे अंकल साहब जो हैं फर्नीचर खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो बाय एंड सेल, किसी चीज़ के व्यापार को करने को कहते हैं डील इन करना। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को बराबर बराबर, है ना। तो समझ गए ना, तीनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या किए जाने की कोशिश की जा रही है डील वर्ब से। ये रिस्पॉन्स जो है ना, ये होगा निपटने के लिए इन एडवर्टीजमेंट से। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रही सरकार और आगे इन एडवर्टीजमेंट्स को, या इन एडवर्टीजमेंट्स को बेचना खरीदना नहीं चाह रही सरकार। सरकार चाहती है कि इन जो है फर्जी एडवर्टीजमेंट से बचा जाए, लोगों को बचाया जाए, इनसे निपटा जाए। तो निपटने के लिए डील इन गलत है, आप लिखेंगे डील। तो ये आपकी चौथी एरर थी जो कि बेस्ड है वोकैब पे। अब पांचवी एरर जो सबसे तगड़ी वाली है, उन्हें लास्ट के लिए रख दी थी। ये एरर है सर यहाँ पे वर्ब की, सॉरी जो है आपके एडजेक्टिव की। देखो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से इंग्लिश में 2 तरह के पार्टिसिपल बनते हैं। एक को बोलते हैं जी प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक को बोलते हैं जी पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं वर्ब ले लेता हूँ किल। किल का मतलब होता है मारना। तो यहाँ पे किलिंग बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और किल्ड बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। अब मुझे बताओ ये जो किलिंग है इसका मीनिंग क्या होगा? किलिंग स्माइल, ऐसी स्माइल जो जान ले ले, जो किल कर दे। किलिंग जोक, ऐसा जोक जो आपकी जान ले ले, जो आपको किल कर दे। किलिंग कमेंट, ऐसा कमेंट जो आपको किल कर दे। यानी कि किल करने वाला। किलिंग का मतलब है करने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है करने वाला, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का मतलब किल्ड मैन, वो आदमी जो मारा जा चुका है। किल्ड बॉय, वो लड़का जिसकी हत्या हो चुकी है। किल्ड ड्रीम, वो सपना जिसको ख़त्म किया जा चुका है। मरा हुआ यानी हो चुका हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब होने वाला, मारने वाली स्माइल, मारने वाला जोक, किल करने वाला कमेंट। पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो हो चुका है, लड़का जो मर चुका है, बॉय जो मर चुका है, सपना जो मर चुका है। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, हालांकि बहुत डिटेल में ग्रामर सीरीज में आपको यूट्यूब पे करवा चुके हैं ना। जो लोग ग्रामर सीरीज कर चुके हैं वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब मुझे बताओ ये एडवर्टीजमेंट्स ये प्रमोट हो चुकी हैं या प्रमोट करने वाली हैं? एडवर्टीजमेंट्स इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगी या एडवर्टीजमेंट्स खुद ही प्रमोट हो गई इन्वेस्टमेंट से? अरे भाई ऐड प्रमोट करने के लिए की जाती है, एडवर्टीजमेंट्स प्रमोटेड नहीं, प्रमोटिंग। बात समझे? बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया आपको, मीनिंग के हिसाब से जाना है। एडवर्टीजमेंट्स प्रमोट करने वाली हैं। किलिंग स्माइल मतलब स्माइल जो किल करती है। किलिंग जो है जोक मतलब जो जोक आपको मारता है। किलिंग बुलेट मतलब वो गोली जो आपकी जान लेती है। तो प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट होगी, वो एडवर्टीजमेंट जो प्रमोट करती हैं इन्वेस्टमेंट को, ना कि प्रमोट हो चुकी हैं खुद ही इन्वेस्टमेंट से।
समझ में आ गई बात। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी सेंटेंस में, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यहाँ लगाना था। ये एरर नंबर 5। पांचों एरर आप देख चुके हैं। पहली है इसकी आर्टिकल की, एरर नंबर 1। दूसरी एरर डिवाइस में, डिवाइस बनाना है, एस लगा के वर्ब बनाना है। तीसरी है रिस्पॉन्ड में। चौथी है डील इन में, डील विद करना है इसको। और पांचवी है प्रमोटेड का प्रमोटिंग बनाना है। दैट्स इट। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं खुद से बनाने के लिए। ब्रेक करो इसको, 3-4 एरर्स इसमें मिलेंगी, कोशिश करो उनको ढूंढने की। ब्रेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैं आंसर्स डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना, बताना मेरी एरर और आपकी एरर कितनी आप जो है मिला पाए। 3-4 एरर्स इसमें आपको कम से कम मिलेंगे, कम से कम। चलिए अंटिल देन, जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट